अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक़ न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा। इसी हफ्ते द्रौपदी मुर्मू को 15वीं सदर जमहूरिया के तौर पर हलफ दिलाया गया है। उन्हें पार्लियामेंट के मरकज़ी हॉल में भारत के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये भारतीय जमहूरियत की खूबसूरती है कि दूर दराज इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक गरीब खातून सदर जमहूरिया बन गई है। उन्होंने कहा कि सदारती ओहदे पर पहुंचना उनकी कोई ज़ाती हुसूलियाबी नहीं है, बल्कि ये भारत में हर गरीब शख्स की हुसूलियाबी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नामजदगी इस बात की गवाह है कि भारत में गरीब इंसान न सिर्फ ख्वाब देख सकता है, बल्कि इन ख्वाबों को पूरा भी कर सकता है। द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की सबकी शमूलियत वाली तरक्की के लिए पसमानदा तबके को ऊपर उठाने और ख़वातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की जानिब काम करने के अपने अज़्म को दोहराया। उन्होंने कहा कि मुल्क ने उन्हें ऐसे वक्त मुंतखब किया है जब वो आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। उन्होंने करगिल विजय दिवस के मौके पर यह कहते हुए मुल्क को मुबारकबाद दी कि ये दिन मुल्क की फ़ौजों के हौसले की अलामत है। नाजरीन, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाली एक अक़लियती आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है, जिन्होंने यशवंत सिन्हा को मात देकर सदर जमहूरिया का इंतखाब जीता है। मौजूदा हुकूमत ने द्रौपदी मुर्मू को सदर जमहूरिया बनाने के लिए अपनी मुकम्मल तवानाई सर्फ कर दी थी। इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिल्ली हेड क्वार्टर से रोड शो निकाला, मिठाइयाँ तकसीम की गईं, नगाड़े बजाए गए, इस्तकबालिया का इंतज़ाम किया गया। इस मुल्क में सदर जमहूरिया कोई भी बन जाए, इख्तियारात हुकूमत के पास ही होते हैं। सदर जमहूरिया के इख्तियारात के सिलसिले में विकीपीडिया की ये जानकारी भी अहम है। विकीपीडिया लिखता है, सदर जमहूरिया का ओहदा जमहूरिया के तौर पर कायम ममालिक में सदर ममलकत का दर्जा रखता है। सदारती निज़ाम हुकूमत वाले ममालिक जैसे अमरीका में सदर काफ़ी वसीउल इख्तियार होता है और अपने तौर पर फ़ैसले लेने का मजाज होता है। ताहम पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जैसे भारत में सदर रस्मी तौर पर सदर ममलकत होकर भी वज़ीर आज़म और काबीना के फ़ैसलों के ताबे होता है और उमूमन अज़ खुद अहम फ़ैसले नहीं करता। ऐसे में आदिवासी समाज के लोग जिस तरह से मुर्मू के सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि उन्हें अपने समाज की सदर जमहूरिया से काफ़ी उम्मीदें हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सदर जमहूरिया अपने दौरे सदारत में तमाम आदिवासी समाज के लोगों को अपना खुद का घर दिलाने, उनकी हर बस्ती तक बिजली और साफ़ पानी पहुँचाने, उनकी बस्तियों तक जाने वाली तमाम सड़कों की हालत बेहतर बनाने और कम अज़ कम हर आदिवासी को तालीम याफ्ता बनाने के लिए आदिवासी स्कूल, आदिवासी कॉलेज और आदिवासी यूनिवर्सिटियों का ज़रूर इंतज़ाम करवा देंगी। नाज़रीन किराम, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज़ किया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा तहरीक में बड़ी तादाद में शामिल होने की अपील की है। इस दौरान PM मोदी ने उन लोगों की हिम्मत और कोशिशों को भी याद किया जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में मुल्क की आज़ादी और तिरंगा लहराने का ख्वाब देखा था। PM मोदी ने हर घर तिरंगा तहरीक के तहत 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराने की अपील की है। ऐसे में ये बात भी सभी को याद रखनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसी RSS के एक तरबियत याफ्ता मोतमद फ़र्द हैं जिस RSS के हेड क्वार्टर नागपुर में आज़ादी के बाद से लेकर 2002 तक कभी तिरंगा नहीं फहराया गया, खा वो यौम आज़ादी का मौका रहा हो या यौम जमहूरिया का। RSS के दफ्तर पर तिरंगा के बजाय भगवा झंडा ही नज़र आता था, जबकि RSS पर से पाबंदी इसी शर्त पर हटाई गई थी कि वो भारत के तिरंगे और आइन पर यकीन रखेंगे। अब अगर उसी तंजीम से आने वाला एक वज़ीर आज़म तिरंगा लहराने की बात कर रहा है तो हम इसका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि मोदी जी, हर घर तिरंगा बहुत अच्छी बात है, हम बड़ी शान से तिरंगा लहराते आए हैं। हर घर तिरंगा के साथ साथ अगर हर घर राशन हो जाए तो क्या ही अच्छा रहेगा। हर घर में GST की मार कम हो जाए, हर घर में गैस सिलेंडर सस्ते में पहुंच जाए,
हर घर के टीवी पर हिंदू मुस्लिम डिबेट बंद हो जाए, हर घर रोजगार हो जाए तो क्या ही अच्छा होगा। ज़रा इसके लिए भी कोई मुहिम चलाइए। नाज़रीन किराम, आज पूरा देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन भारतीय फ़ौज की शानदार रिवायत की बेहद मजबूत कड़ियों में एक ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का 3 जुलाई को यौम शहादत खामोशी के साथ गुजर गया। बदकिस्मती की बात यह है कि उनकी कुर्बानियों को देश अब लगभग भूल चुका है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मौजूदा मऊ जनपद के बीबीपुर में पैदा हुए उस्मान भारतीय फौज अफसरान के उस शुरुआती बैच में शामिल थे जिनकी ट्रेनिंग बरतानिया में हुई। दूसरी आलमी जंग में अपनी क़यादत के लिए काबिल तारीफ़ कारकर्दगी अंजाम देने और कई बार तरक्की हासिल करने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 में भारत पाक जंग के वक्त उस 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे जिन्होंने नौशेरा में तारीखी जीत हासिल की थी। यही वजह है कि उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बारे में फ़ौजी मुअर्रिखीन कहते हैं कि अगर वो ज़िंदा रहते तो भारत के पहले मुस्लिम आर्मी चीफ भी बन सकते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें मुल्की फ़ौज का सरबराह बनने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान मादर वतन भारत पर ही निछावर करने को तरजीह दी थी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1948 की हिंद पाक जंग के दौरान शहीद हुए। मोहम्मद उस्मान उस वक्त भारतीय फ़ौज के आला तरीन अफसर थे। नाज़रीन किराम, जहां हम आज़ादी का 75वां जश्न मना रहे हैं, वहीं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ लोग आज भी ज़हनी ग़ुलामी में मुब्तला हैं। उनके मुताबिक इस मुल्क में खाने पीने, पहनने ओढ़ने और चलने फिरने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। वो जिस तरह चाहें लोग उस तरह पहने, वो जैसे चाहें लोग उस तरह खाएं और वो जिस तरह चाहें लोग उस तरह का व्यवहार करें। हत्ता कि अगर उन्हें आपका गाय पालना पसंद नहीं है तो इसी बात पर वह आप पर हमला कर सकते हैं। माना जाता है कि इन लोगों को अंग्रेज़ ही इस मुल्क में छोड़ गए थे और ये कह गए थे कि देखो तुम लोग हमारे तरबियत याफ्ता हो, तो जब तक इस मुल्क में रहोगे यहाँ के बसने वाले अवाम कभी भी खुलकर आज़ादी का एहसास नहीं कर पाएंगे। नाजरीन, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के शहर मंगलुरु में हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल के अरकान के हमले में जख्मी होने वाला 18 साला मुस्लिम नौजवान अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दुनिया को अलविदा कहकर चल बसा। दी वायर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कर्नाटक के मंगलुरु में 19 जुलाई को साजिश के तौर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक मुस्लिम नौजवान पर हमला कर दिया था। हिंदुत्ववादी ग्रुप के एक फर्द को मुस्लिम नौजवान के गाय पालने पर एतराज़ था। हमले के बाद नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने 2 दिन बाद दम तोड़ दिया। नाजरीन किराम, दी लल्लन टॉप की एक खबर के मुताबिक हाल ही में उत्तर प्रदेश के कासगंज से मुबैना लव जिहाद और असमत दरी का मामला सामने आया है। यहाँ तक के मामला अदालत तक पहुँच गया, लेकिन वहाँ केस ने एक मुख्तलिफ मोड़ ले लिया। इसमत दरी का इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की ही अदालत में अपने बयान से मुकर गई। लड़की ने अदालत में बताया कि उसे एक मुसलमान लड़के को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए किराए पर रखा गया था। इसका इल्ज़ाम उसने बीजेपी युवा मोर्चा के ज़िला नायब सदर अमन चौहान पर लगाया है। आज तक के आर्येंद्र सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के बयान की बुनियाद पर पुलिस ने बीजेपी लीडर अमन चौहान और 2 दीगर नौजवानों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है। यानी लव जिहाद जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जिसको खामखा मुस्लिम नौजवानों को हरासा करने और उन पर बेजा इल्ज़ामात लगाने के लिए इस लव जिहाद के टैग को घड़ा गया था, फिर इस टैग के ज़रिए कितने ही बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर मजालिम ढाए गए। लेकिन यह मामला इससे भी आगे का है कि एक बीजेपी का जिम्मेदार पहले एक लड़की को हायर करता है, फिर उसके ज़रिए एक मुस्लिम नौजवान पर लव जिहाद का इल्ज़ाम लगवाता है। आप सोचिए कि ये सोच कहाँ से परवान चढ़ती है, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन इनको ऐसी चाल चलने का सबक पढ़ाता है, कौन सा ग्रुप है इनके पीछे जो इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि उस लड़की ने अदालत में सच बोल दिया, वरना लव जिहाद के नाम पर फिर एक बेकसूर की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी।
नाज़रीन किराम, कुछ दिनों से कावड़ यात्रियों को मुस्लिम संगठनों और जमीयत उलमा के कारकुनों के ज़रिए पानी पिलाने, दवा देने और उन पर फूल बरसाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस पर दो तरह के तबसरे देखने को मिल रहे हैं। जो निहायत आज़ाद ख्याल समझे जाते हैं और जिनके नज़दीक सेकुलरिज्म का मतलब मज़हब को पसे पुश्त डालकर आगे निकल जाना है, वो तो इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम नवाज उलमाए किराम और ईमान और तौहीद के मतवाले इस पर तंज़ो तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बारे में मेरी राय यह है कि सिर्फ पानी पिलाना, खाना खिलाना, शरबत पेश करना कावड़ यात्रियों के साथ इंसाफ नहीं है, बल्कि उनकी खिदमत का सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि उनकी दुनियावी प्यास बुझाने के साथ साथ उनकी आखिरत की प्यास की फ़िक्र की जाए। आप अपने सीने में ईमान की दौलत छुपाकर अगर उन्हें सिर्फ पानी का एक घूंट पिला रहे हैं तो ये उनके साथ सरासर जुल्म है। आप पानी की सबीलें लगाइए, लेकिन उसके साथ साथ उनके सामने इस्लाम का तारुफ भी पेश कीजिए। इस्लाम की हक़ानियत पर मुश्तमिल हिंदी की किताबें उन्हें दीजिए, उन्हें दावती लिटरेचर पेश कीजिए। हिंदी में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुश्तमिल किताब उनको हदिया कीजिए, तभी जाकर आपका दिया हुआ पानी उनके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते और सिर्फ अपनी तंजीम का बैनर लगाकर सिर्फ नामवरी के ज़रिए गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने की उम्मीद रखते हैं, तो शायद अब आपकी ऐसी उम्मीद का ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब तो इसका बदला अगर आप गंगा जमनी तहजीब के तौर पर देखना चाहते हैं तो इसकी सबसे बेहतर शक्ल यही है जो अभी डांडिया के नाम से वायरल हो रहे इस पैगाम में बताई गई है। इसमें लिखा है कि कावड़ यात्रा में जाने वालों को हमारे मुस्लिम भाई शरबत पिला रहे हैं। अब भारत के हिंदुओं का फ़र्ज़ बनता है कि गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए जब वो तबलीग में जाएं तो उन्हें गौमूत्र पिलाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये तबसरा पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को फ़आल कर दीजिए। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाक़त की बेबाक आवाज़।